प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से भाई बहन और मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राएं। आज हम लेक्चर नंबर आपका चैप्टर नंबर 11 लेकर आए हैं, काव्य खंड का। अब बस थोड़ा सा और दूर है हम लोग। एक बार काव्य सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद कहानियाँ तो हम लोग बिल्कुल, कहानी आप भी खुद पढ़ते होंगे, ज़रूरी होता है। देखिए, आज हम लोग अधिनायक पढ़ेंगे 10 चैप्टर, उसके बाद 1 2 3 चैप्टर और बचेंगे। उसके बाद से अपना काव्य खंड सीरीज खत्म हो जाएगा। तो शुरू करना है आज का अपना चैप्टर अधिनायक। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो पहले आइए हम लेखक के परिचय थोड़ा पढ़ लें। करेक्ट रघुवीर का जो जन्म हुआ था इनका 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान पूछा गया परीक्षा में, तब बताइएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश है। इनके पिताजी का नाम है हरदेव सहाय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इनके पिताजी क्या थे, तो कहिएगा शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन फॉर्म हुए पेपर में। चलिए उसके आगे हम चलते हैं। शिक्षा क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस विषय में एमए किए हैं, तो ये बताइएगा अंग्रेजी में एमए किए हैं। किस विश्वविद्यालय से किए हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किए हैं। विषय से अभिरुचि संगीत, सूचना और फिल्म देखना। गतिविधि अपने समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन भी किए। सम्मान क्वेश्चन पूछा गया कि इनको किस चीज़ के लिए सम्मान मिला है, किस रचना के लिए सम्मान मिला है, तो लोग भूल गए हैं इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। वृत्ति मतलब ये कैसे क्या इनके जीवन रोजी रोटी कैसे चला, तो पत्रकारिता भी किए यानी ये, और नवजीवन लखनऊ से आरंभ, फिर समाचार पत्र विभाग में काम किया, आकाशवाणी नई दिल्ली, और फिर ये नवभारत टाइम्स में भी विशेष संवाददाता, और 1979 से लेकर 82 तक ये दिनमान समाचार साहित्य के प्रधान संपादक बने। भारतीय प्रेस परिषद के भी सदस्य रहे। कृतियाँ इनकी कुछ दूसरा सप्तक के कवियों में इनको शामिल किया गया। सीढ़ियों पर धूप में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध यानी जो कविता हम पढ़ने जाएंगे आज अधिनायक, ये कहाँ से लिया गया है, तो इनकी आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी इनकी रचना है और ये कविताएं हैं इनकी। लोग भूल गए हैं, इस पर तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। अब कुछ कहानी है इनका। सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से भी क्वेश्चन आ चुका है। जो आदमी हम बना रहे हैं, जो मारे जाएंगे, जो हम बना रहे हैं, ठीक। निबंध भी कुछ इनका है। सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने के कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ हितासक्ति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवादकारी ने इन्होंने किया है। और इनकी जो संपूर्ण रचना है कितनों खंडों में प्रकाशित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइएगा। इनकी संपूर्ण जो है राजकमल प्रकाशन में 6 खंडों में, कितने 6 खंडों में प्रकाशित है। फिर जीवनी से क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत की बहुदलीय संसदीय राजनीति तथा पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचना क्रम और पत्रकारिता अपना रूपांतर ग्रहण करते हैं। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के, विशेष बोले तो ये आधुनिक युग के कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं, जिनके रचनाक्रम पत्रकारिता के आगे पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और उनके कारणों से बहुमूल्य मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय विश्व साहित्य से अनेक कृतियाँ का, विशेष रूप से नाट्य, कथा और विद्याओं की कृतियाँ का हिंदी अनुवाद किया है, जो उनके रचनाक्रम का एक अनिवार्य अंग है। रघुवीर सहाय 6ठे दशक के प्रारंभ में अज्ञेय संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में कवि के रूप में सामने आए। अज्ञेय के सप्तकों में
प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह छायावाद की पिछली काव्य आंदोलनों के बचे खुचे प्रभावों और संस्कारों के नए प्रयोगों द्वारा पूरी तरह मुक्त होकर कविता की अग्रगति और विकास के लिए रचना भूमि नई भाषा मुहावरा रचना तंत्र की उद्भवता से शुरुआत हुई। सप्तकों और प्रयोगवाद के द्वारा वास्तविक अर्थों में समवेत रूप से नई कविता की पीढ़िका रची जा सकी तथा नए साहित्य चिंतन और रचना उपक्रम की प्रस्तावना की ओर जा सकी। क्वेश्चन ऐसा किया गया है जो मैं हाईलाइट किया हूँ, दूसरा सप्तक के साथ कवियों में कौन शामिल है? तो ये रघुवीर सहाय शामिल थे। फिर कह रहा है कि उनकी विशिष्ट मनोरंजन व्यक्तिगत कहानियों के पत्रकारिता भी रही है, यानी पत्रकारिता में बहुत रुचि भी रखे थे। काव्य के इस पर एक नया शिक्षित खुल पड़ा निश्चय ही बड़ी युगांतकारी घटना के अनेक कवियों रचनाकारों की भूमिकाओं में सामूहिक परिवर्तन था। इस सामूहिक परिवर्तन में रघुवीर सहाय बिना अगल बगल झांके अपनी सूची क्षमता और ईमानदार संलग्न के साथ जुटे रहे। यह सिलसिला आगे तक चलता रहा, लगभग उनके रचना दर्शन का अंग बन गया। रघुवीर सहाय की कविता ऊपर कथित अपने परिवेश से उलझकर उसके प्रति अभिव्यक्त सच्चाई की हास्यपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी औचित्य और सत्कर्ता हासिल करती हैं। कई बार यह प्रतिक्रिया निर्मम, तीखी और दाहक भी उठती हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता। इस निर्ममता और दाहकता के लिए कवि के पीठ बन गए रघुवीर सहाय कटाक्ष और देखिए जीवनी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा पढ़ लेना है। आइए हम थोड़ा कविता का ये चीज़ पढ़ लेते हैं जो मेन चैप्टर में हमको बताया जाएगा। यह प्रस्तुत कविता जो है उनके काव्य संग्रह कहाँ से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। क्वेश्चन पूछा गया जो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं अधिनायक क्या है, तो ये व्यंग कविता है। ऐसी व्यंग कविता है जिसमें हास्य नहीं, इसमें हंसी उसी नहीं है। आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण। तो ये बात ये इसमें अधिनायक में ये बताया गया है कि देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर भी अधिनायक कौन बने हैं? अधिनायक को सत्ताधारी लोग जैसे नेता वोता बने हैं और दुख उनकी समस्याएं तो वैसी के वैसे ही रह गई, आज भी वैसे ही बुरे हाल में हैं, जिनको हम बोल रहे हैं जनता, आम आदमी बोलते हैं, जिसको हरचरणा बोलना गया है इस चैप्टर में। क्वेश्चन पूछा गया कि हरचरणा कौन है, तो आम आदमी का प्रतिनिधि है। हो गया, चलिए। तो बात वही है कि इसमें हम मेन चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं इस कविता में कि जो अधिनायक हैं, सत्ताधारी वर्ग लोग हैं, जो इतने परेशान किए हैं उन लोगों को, और उनकी फिर भी हम गुणगान गाए जाते हैं। डर से, भय से गुण गाना पड़ता है। आप देखते हो कि नेता कितना भी दुष्टाचारी हो, लेकिन आता है समाज में घूमने, तो उसको हम लोग को जय जयकार करना पड़ता है। मजबूरी में, डर वजह से लोग उनका गुणगान करते हैं। इसीलिए अधिनायक हैं वो कौन जिनका हम गुणगान करते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ये सब पंक्ति आपको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोट्स जो भी दिए गए इसमें। अधिनायक कर राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूतना पहने जिसका गुण हरचरणा गाता है। यहाँ कवि रघुवीर सहाय ये कह रहे हैं कि हरचरणा जो है एक गरीब बालक है अच्छा मैं भी थोड़ा भूल गया, ये पंक्तियाँ इसमें भी पढ़ लीजिएगा। हरचरणा कौन है? वो एक प्रतिनिधि कहता है, वो स्कूल जाने वाले गरीब बालक है जो सामाजिक और विपरीत औपचारिक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया जा रहा है, और सत्ताधारी वर्ग की राजनीतिक संविधान के चलते इस व्यवस्था का राजसी ठाठ बाट उनका है, वही नेता लोग का दबदबा है। और हरचरणा उसका गिनकार है, मतलब यहाँ पर झंडा भी फहराया जा रहा है, तो उसमें हरचरणा जो फटा कपड़ा फन के गा रहा है उसी पर कह रहा है राष्ट्रगीत। जब अपने देश में होता है ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो इसमें भारत की भाग्य विधाता कौन है? कर राष्ट्रगीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधाता है, फटा सूचना पहने जिसका गुण हरचरणा गाता है। कहते भारत के भाग्य विधाता कौन है? कौन है भारत के भाग्य विधाता जिसका हम लोग फटे कपड़ों में लोग, आम आदमी लोग जाते हैं, उनका गीत गाते हैं।
मखमल टमटम बलबम तुरही पगड़ी छात्र चौर के साथ तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर जय जय कौन कराता है। कभी आपने देखा होगा जब राष्ट्रगान होता है तो तोप बंदूक सब कुछ चला जाता है, सलामी देती है उन नेताओं की, सेना लोग देते हैं और उनके लिए बहुत सारे ये रथ टमटम पूरा धूमधाम से किया जाता है ये राष्ट्रगान के दिन। लेकिन ये हैं कौन, उन्हें कौन करवाता है सब, कौन ये लोग करवाते हैं इतने तामझाम, किसके लिए होता है, कौन है अधिनायक भारत के, कौन है भारत के भाग विधाता, आखिर वो लोग हैं कौन। कभी यहाँ पर कटाक्ष व्यंग मारते हैं उन नेताओं पर और सत्ताधारी लोगों पर। कहते हैं कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पूर्व पश्चिम सभी यानी चारों दिशाओं से लोग आते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं से लोग आ रहे हैं। नंगे बूचे मतलब खाली पैर, नरकंकाल मतलब एकदम दुबले पतले लोग हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, लेकिन उनके सिंहासन पर बैठा तमगे कौन लगाता है। और उनको मेडल भी पहनाए जाते हैं, तमगे मतलब मेडल पहनाया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है। ये कौन है, किसके लिए सब आखिर क्यों किया जा रहा है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है। हमने कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, ये किसकी हम जय जयकार करते हैं। कौन है महाबली, कौन है वो नेता, कौन है सत्ताधारी लोग जिनका हम डर, हर चरना मतलब गरीब लोग आम जनता लोग हम लोग डरे बेमन से बिना मन से, लेकिन फिर भी उनका हमको बजाना पड़ता है, उनका जय जयकार करना पड़ता है। कितनी छोटी सी कितनी प्यारी सी कविता है और बिल्कुल 100% ये आज की डेट में सही बैठती है, आज की तारीख में सही है। तो हमने जो पढ़ा इसका भावार्थ भी करेंगे, इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में उसको भी किया जाएगा। लेकिन मैं पहले चैप्टर इस जाने से पहले मैं आपको पिछले चैप्टर के कुछ मुझे नए पेपर में सवाल मिले हैं, क्या मैं बच्चों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे कर पाए कि नहीं। हम चैप्टर पढ़े थे इसके पहले जन जन का चेहरा है, तो उसमें हमको पहले तो ये मिला है, प्रश्न उत्तर भी मिले हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन मिला ये वाला, कि कभी के मतानुसार कहाँ कहाँ धूप फैली, तो आपने पढ़ा था ना एशिया अमेरिका यूरोप की गलियों में धूप एक जैसा है, तो वो आंसर लिखना था, 2 नंबर मार्क्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अगला क्वेश्चन ये था कि मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हो गए थे। तो आपने पढ़ा था कि जनमाध्यम मुक्तिबोध ग्वालियर बोर्ड, उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में फेल हुए थे, असफल हुए थे। फिर 37 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी दो हमको थोड़ा क्वेश्चन में जब इंक्लूड देखे हैं पेपर आज, तो हमें 2 क्वेश्चन मिले, तो आप इसको उस चैप्टर में इंक्लूड कर लेना है। कुछ सब्जेक्टिव मिले हैं क्या, थोड़ा देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव भी कुछ मिले हैं मुझे। बच्चा जी यही काम आपको भी करते रहना है, पेपर को एनालाइज करना है, जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं जरूर उसको सॉल्व करना है। पता नहीं मुझे आपको कितने क्वेश्चन कराए थे याद नहीं आ रहा है, फिर भी एक बार देख लीजिए। सब क्वेश्चन में कराया था पिछले जन में, और ये 3 क्वेश्चन आए मेरे मुझे कि विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, यह पंक्ति किस कविता के है। जन जन के चेहरे से। गजानन माधव मुक्तिबोध थे, क्या थे, मराठी थे बंगाली, तो मराठी थे। कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो ये मुझे 3 क्वेश्चन मिले। ऐसे ये कुछ मतलब आपको डरने की बात नहीं था। आइए हम जो आज पढ़े हैं रघुवीर सहाय अधिनायक के जो लेखक हैं इनका थोड़ा जीवन परिचय पर लिख लीजिए। और आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ का पहला अर्घ है, फिर भी सर जी आपके लिए एक लेक्चर गिफ्ट के तौर पर छठी माँ की कृपा से प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेहनत किया हूँ कल पूरे दिन, ताकि नोट्स कंप्लीट हुआ है और आज आपके लिए सज धज के उतरा हुआ है। बाकी जो हाईलाइट किया था उसको भी आप चाहें तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार कविता का भावार्थ भी आप देख लीजिए।
मेरी कविताएं छोटा हुआ करेंगी और आपको पूरा मार्क्स देकर जाएंगी, इसीलिए अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना है। जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, आप अपने फेसबुक पर, आप टेलीग्राम पर हैं, जहाँ भी है लिंक शेयर जरूर कर दें लेक्चर के। आइए अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, हरचरना कौन है, वह किसकी। अच्छा, मैं कहीं पर हरचना लिख दिया हूँ, तो आप कहीं उसको सुधार लीजिएगा, हरचरना लिख लेना। अच्छा, मैं सही किया हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा, इसको आप लिखने न बोलिएगा, नोट्स में जरूर काव्य परिचय जरूर लिखिएगा। मैं यहाँ पर मार्क्स को लगा दिया हूँ कि 14 में पूछा गया। तो जो क्वेश्चन पर जहाँ मैं ये किया हूँ ना, उस पर बहुत अच्छे से देखना। पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बहुत संभावना बनती है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन 2022 में आया था सेंटअप एग्जाम में। सवाल था कि अधिनायक शीर्षक में जय जय करना का क्या अर्थ है। अगला सवाल 2021 में आया था कि डरा हुआ बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, बेमन का क्या अर्थ है। हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर का क्या कारण है। सवाल ये भी है, इनसे पूछा जाएगा कि आंसर लिखिएगा, बाजा बजाने का क्या अर्थ हुआ और अधिनायक कौन है। वही तो एक बार क्वेश्चन ही हो चुका है ना, अधिनायक कौन है। देखो ये क्वेश्चन है, इस सवाल मुसलमान अंतर का, इसमें सवाल है कि अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। लेकिन जो ये सवाल पूछा गया 2021 में, तो सिर्फ अधिनायक कौन है उतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। हो गया। चलिए अब अगला सवाल लाते हैं, इसका आंसर अब लिख लीजिएगा, अधिनायक कौन है। वही नेता लोग को बोला गया था। सवाल है कि राष्ट्रीय पर्व पर किसके गुणगान किया जाता है। हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है, ये भी सवाल 2018 में हुआ है। अधिनायक का क्या अर्थ है, 2009 में आया था सवाल। ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आए थे, 2020 में आता है, ये 5 अंक में आता है, थोड़ा ध्यान रखिए। 5 अंक क्वेश्चन को आप 1-2 लाइन लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पूरा कविता का ये लिखना था। और हुआ हो गया। चलिए ये एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कविता के भावार्थ, जो भावार्थ पूरा लिखे थे ना, उसको अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। ये भी सवाल 2025 में आ चुका था। तो भावार्थ में सर क्या लिखना है, देखिए भावार्थ में क्या लिखना होता है। जैसे कि भावार्थ में आप ऐसे एक बार हिंट देता हूँ सर आपको। भावार्थ में एक ही, जैसे ये वाला पूरा इसका थोड़ा छोटे छोटे शब्दों में, फिर ये वाला अर्थ और ये बोलो। तो बार बार कहीं नहीं लिखना है, कभी ने कहा है कभी ने कहा, ऐसा नहीं लिखना है। और इसका जितना इसमें अर्थ था ना, उसी को एक जगह एक लाइन से लिख देना है, तो ये 5 और में आता है। तो बच्चे भावार्थ कविताएं का आपको पता होना चाहिए। थोड़े मोरे आप इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लाइन छोड़ेंगे तो गलत होगा, लिखना ही पड़ेगा। आइए 5 नंबर वाला क्वेश्चन करा दीजिए आपको। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सवाल दे दिया था, पूर्व पश्चिम से आते नंगे पूछे नर कंगाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो पहले आपको पकड़ना होगा कहाँ से ली गई है। बस खाली पकड़ लेंगे किस पंक्ति से लिया गया है, लिख देते हैं, राइटर का नाम लिख देंगे तो आपके बहुत काम। मतलब देखिए एग्जामिनर क्या चाहते हैं, एग्जामिनर चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। मान लो ये पूछा गया था, ऐसे पेपर में आ गया सवाल, व्याख्या कीजिए। तो आपको पहले जो बच्चा पकड़ लेगा ना किस चैप्टर का, तो एग्जाम में तो ऐसे ही खुश है, इंप्रेस है कि बच्चे ने पढ़ा है तभी तो पकड़ा है कि किस चैप्टर के है, इसके लिए कौन। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने पढ़ा कि ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के
अधिनायक शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक जो हैं रघुवीर शाह हैं। इसके लिए 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स में देते हैं, और एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, उसका अर्थ लिख देने के लिए भी नंबर आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, 2 क्वेश्चन 3 पूछे, मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन और है इसका, ये भी। तो ये मैं देखिए, ये आप पे छोड़ूंगा। इस साल पूछा गया था 2018 में। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। राष्ट्रगीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना। देखो हर चरना मैं बार बार लिखता हूँ, मुझे हर चरना ये बहुत याद हो गया, हर चरना लिखना चाहिए। हर चरना गाता है। अब बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, आप तो पकड़ लेंगे कि ये अधिनायक शीर्षक से ली गई है। इतना लिखेंगे तो 2 मार्क्स। अब व्याख्या में इसका अर्थ मैं पहले से लिखवा चुका हूँ, तो वहाँ से व्याख्या लिख दीजिएगा। अब चलिए समय बचाते हुए बिल्कुल चलते हैं आपके MCQ की दुनिया में। इस चैप्टर का मैंने एक बात नोटिस किया, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा गया है। चलिए आप खूब धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं प्रैक्टिस। 5 क्वेश्चन, मैं 12-13 क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक में ना हो, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं सेंटअप वाले, स्कूल वाले, ऐसे क्वेश्चन मैं लाता हूँ, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए, तो ये रहे मेरे पास 15 टॉप 15 क्वेश्चन। अब आपको इसके जो मैं MCQ मैं चाहता हूँ कि बच्चे हर बार आप अधिक जरूर प्रयास करें, और करना भी चाहिए। चलिए, तो ये रहे आपके क्वेश्चन, जो बहुत सारे टीचर भी कराते हैं बच्चे। लेकिन मैं बच्चों को उलझा के नहीं रखता हूँ, लेकिन उन लेक्चर लेके आते हैं BBI क्वेश्चन। आप बिल्कुल वैसे लेक्चर के पीछे नहीं जाना आपको। मैं तो कहता हूँ बच्चे खुद से आप कर सकते हैं। देखिए मेरे लेक्चर में सब साथ में हो जाता है। अब इन सब प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। जो सवाल दोगा देखा, ये सब तो बिल्कुल आसान है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहाँ क्वेश्चन टॉप आएगा देखा जाएगा। उनके पिताजी का नाम हरदेव शाह थे, जो शिक्षक थे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मतलब ये शिक्षक थे वो। 5 हो गया। ये भी क्वेश्चन है कि हरचरना जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो समाज आदमी का, हम आदमी का जो, हाँ ये सही है। तो भैया तो रघुवीर शाह लिखे हैं। अधिनायक कैसे कविता, ये भी अच्छा क्वेश्चन, व्यंग्यात्मक व्यंग वाला कविता है ये। लोग भूल गए किसकी रचना हुआ है, इसके लिए तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए क्वेश्चन आए पेपर में आए हुए हैं। हरचरना क्या पहना था, फटा सुथना पहना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 16 बस 18 क्वेश्चन थे। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि मैं भी जो मेहनत करता हूँ, हमें भी कुछ आपके सहयोग से कुछ मैं भी मुकाम पा जाऊँ, मुझे भी कुछ हासिल हो, और बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ। वैसे भी 3 लेक्चर और बचते हैं, काव्यखंड की बहुत जल्दी करा दूंगा नवंबर में, ताकि आपका सेंटर एग्जाम से पहले हो जाए। कहानी पढ़ते रहिएगा, फिर से बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, कहानी आप खुद से भी पढ़ते रहिए जब तक लेक्चर नहीं आते हैं तब तक। अब व्याकरण के लिए मेरे प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, अब व्याकरण वहाँ से रिविजन कर लेना। तो हिंदी आपका 100 मार्क्स में तैयारी करा देता हूँ। कहानी हो गया, कविता हो जाएगी, कहानी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद परेशान आपको नहीं होना है। अब मेरे व्याकरण से बहुत रिविजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।